तो देखिए, आपने वैश्विक तस्वीर आपको समझाई और इस बीच आपको समझ में आया होगा कि कैसे एक समुद्री मार्ग जिस पर शायद आपने कभी यात्रा करने का सोचा भी ना हो, वो कैसे आपको प्रभावित करता है। दूसरी तरफ अब देश की बात कर लेते हैं। चीनी की मिठास अब महंगाई की कड़वाहट बन चुकी है। जिस देश में त्योहारों से पहले घर घर में मिठाई बनती है, वहां अब हालात ऐसे हैं कि डी मार्ट से लेकर ब्लिंकिट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट, मतलब जो भी प्लेटफॉर्म्स आप यूज करते हैं, यहां तक चीनी की खरीद सीमित की जा रही है। कहीं 3 किलो, कहीं 5 किलो तक सीमा तय की गई है। सवाल है, चीनी के बाजार में आखिर ऐसा क्या हुआ? पिछले 2 महीने के अगर आंकड़ों को आप देखेंगे तो चीनी की रिटेल कीमत करीबन 40% बढ़ी। मिल लेवल पर कीमत जून के पहले हफ्ते में 41 से बढ़कर 65 तक पहुंची और ये दाम प्रति किलो थे। सरकारी कदमों के बाद हालांकि 58 तक पहुंचे, यानी कि 60 के अंदर आया। लेकिन दबाव अभी खत्म नहीं हुआ है। अब सरकार छापेमारी कर रही है, स्टॉक्स की जांच कर रही है, बल्क खरीदारों के स्टॉक पर सीमा तय की जा रही है और घरेलू सप्लाई बढ़ाने के लिए 10 लाख टन रॉ शुगर ड्यूटी फ्री आयात की अनुमति दी गई है। ये 1 दशक में सबसे ज्यादा है। वो देश जो चीनी का उत्पादक है, चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वहां पर इस तरीके के हालात परेशान करने वाले। लेकिन असली सवाल यहां ये नौबत क्यों आई? चीनी उत्पादन का शुरुआती अनुमान 343 टन था, जो बाद में घट करके करीबन 306 टन रह गया, यानी अनुमान से करीबन 37 लाख टन कम उत्पादन। ऊपर से कमजोर मानसून, त्योहारी मांग, जमाखोरी के आरोप, इथेनॉल का प्रयोग, चीनी के इस्तेमाल का एंगल, सब कुछ चर्चा में है। हालांकि इस मौजूदा कीमत उछाल की अकेली वजह जो है सिर्फ मानसून को या किसी एक चीज को हम नहीं मान सकते, या किसी एक को हम ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो सवाल सरकार से, जब उत्पादन, स्टॉक और त्योहारी मांग का अंदाजा हमें पहले से होता है तो तैयारी कहां थी? अटल जी का वो स्पीच मुझे याद आता है, सदन के अंदर उन्होंने दिया था जब चीनी 20 रुपए किलो थी। उन्होंने कहा था कि सरकार को तो पहले से आकलन होना चाहिए कि मानसून कम आया है और तमाम बातें, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं थी? पहले एक्सपर्ट की इजाजत, फिर कीमत बढ़ी तो रोक, अब छापेमारी, आयात नीति की चूक हो या बाजार की गड़बड़ी। महंगाई का बिल आखिर जनता क्यों भर रही है, और सिर्फ जनता क्यों भर रही है? महामारी के बाद भी महंगाई लगातार बेकाबू है, परेशान करने वाली है। अब इससे जुड़े तथ्य आपको मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर शरद कोहली हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हैं, मार्केट एक्सपर्ट हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ मेरा सीधा तौर पर सवाल रहेगा, हालांकि आंकड़े मैं दर्शकों के साथ साझा करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे समझना चाहूंगी कि वैश्विक संकट जिस तरीके से आकर के खड़ा हो गया है, इस बीच आप भारत की आर्थिक स्थिति को कहां देखते हैं? क्योंकि विपक्षी दलों की बात की जाए, वो लगातार कह रहे हैं कि 2027 सबसे ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वाला ईयर होने वाला है। आप कैसे देखते हैं मार्केट की मौजूदा स्थिति और अगले साल को भी? नमस्कार पूजा, आपको और प्राइम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। देखिए, वैश्विक संकट चल रहा है, आपने बड़ा अच्छा पैकेज चलाया, आपकी टीम की मैं प्रशंसा करता हूं, बहुत रिसर्च करके पैकेज बनाया है। तो दोहरी मार है, एक तरफ तो वैश्विक संकट है, ये जो युद्ध चल रहे हैं समाप्त नहीं होने में आ रहे, रशिया यूक्रेन का है, ईरान अमेरिका का है, इजराइल टर्की में टेंशन बन रही है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में बन रही है, चाइना ताइवान में बन रही है, कुछ जगह युद्ध चल रहे हैं, कुछ जगह ऐसा लग रहा है युद्ध शुरू होने के मुहाने पर है, रशिया नेटो में टेंशन बन रहा है। तो इसकी वजह से दुनिया भर की जो सप्लाई चेन्स हैं, जो सामान की आवाज, कोई भी देश अपने यहाँ सब चीजें नहीं बनाता है पूजा, उसको किसी ना किसी चीज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, ये तो हम स्वीकार करेंगे। तो जब सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती है, आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद हुए 6 महीने हो चुके हैं, और 20% जहां से तेल आता था, पेंट्स आते थे, केमिकल्स आते थे, हीलियम आता था, बहुत सारी चीजें आती थी, वो सब की सब बाधित हुई हैं। आज वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद पड़ा है। बाब अल मंदेब जो दूसरा रास्ता है आने का, वो बंद पड़ा है। इस समय भारत में जो सामान आ जा रहा है वो केप ऑफ गुड होप, अफ्रीका के नीचे से रास्ता जाता है, जो कि बहुत लंबा है, उसकी वजह से शिपिंग कॉस्ट बढ़ गई है, इंश्योरेंस बढ़ गया है। भारत में हम आए, आपने चीनी की बात अभी करी, तो एल नीनो इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। बारिश जो है, आज ही रिपोर्ट आई है कि 10% और कुछ एक एरिया में तो 70-80% शॉर्टेज है इस महीने की। 10% ओवरऑल मॉनसून में शॉर्टेज हो रही है। तो भारत जैसा देश जो कृषि पर आज भी 50 से 60% हमारी आबादी
प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर निर्भर रहती है जी। तो वहां पर अगर मानसून कम होता है तो सीधा असर उसका हमारे ऊपर होता है। और गन्ने की फसल की आपने बात करी, वो बहुत जरूरी है क्योंकि चीनी को लेके काफी चर्चा हो रही है। गन्ने के ऊपर बीमारियां लगी, रेड रॉट एक बीमारी होती है, वो लगी बारिश कम होने की वजह से। कहीं पर बारिश ज्यादा हो गई, पानी से फसल खराब हो गई, ऊपर से कुछ हद तक गन्ना एथेनॉल में गया। हालांकि सरकार ने कहा कि एथेनॉल का फर्क नहीं पड़ा, पर कुछ हद तक गन्ना उसमें गया। आज तो ये भी खबर आई कि मक्का जो एथेनॉल बनाने में गया है, उससे मक्के से बनी चीजों पर भी कुछ कुछ असर दिखाई दे रहा है। तो कुछ वो असर दिखाई दिया, कुछ जमाखोरों ने इस मौके का मैं फायदा सर ये उठा के- समझना चाहूंगी, हम सभी ये जानते हैं कि देश के अंदर जो वैश्विक माफ कीजिएगा वैश्विक स्थिति का इम्पैक्ट है, उसका आकलन करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट कमिटीज होती हैं जो कि आकलन करती हैं कि वैश्विक संकट अगर इस तरीके से चल रहा है तो देश में हमें चीजों को किस तरीके से नियंत्रित करना है। क्या आपको लगता है कि एथेनॉल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी दिखाई, या फिर जिस तरीके से वैश्विक कह सकते हैं कि फ्यूल क्राइसिस थी उस बीच उन्हें जरूरी लगा लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन को बहुत अर्ली कर दिया? कैसे देखते हैं वो? जो आपने बाद में बात कही वो सही थी, क्योंकि क्रूड ऑयल हम 88% जो देश की जरूरत होती है उसको हम आयात करते हैं और हमारा इंपोर्ट बिल ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा था, उधर कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे थे, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा था। आपका याद होगा मई के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री जी ने आके 5-7 बातें कही, सोना मत खरीदो, विदेशों में पैसा मत खर्च करो, डेस्टिनेशन वेडिंग मत करो, वगैरह वगैरह। इसके पीछे मुख्य कारण था विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना। तो 20% एथेनॉल लेने का निर्णय इसलिए लिया गया कि हमें विदेशी मुद्रा भंडार को और देश को ट्रेड डेफिसिट से बचाना था। अब उसको इंप्लीमेंट किया, गाड़ियां पुरानी भी थी, गाड़ियां नई भी थी, कुछ गाड़ियां खराब होने की खबर आई, सरकार ने कहा कि वो खबर गलत है। फ्यूल कंजम्पशन यानी गाड़ी जिसको एवरेज बोलते हैं, वो एवरेज में गिरावट लगभग सभी गाड़ी वाले कह रहे हैं। तो देश की जरूरत थी, आर्थिक रूप से जरूरत थी, सरकार ने उसको स्वीकार किया या नकारा, मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मूल मुद्दा यह है कि इस समय हमें महंगाई 4.45 पे पूजा, इस समय जो लास्ट सीपीआई रिकॉर्ड हुई है जुलाई के महीने की वो आई है और ये 4.45 अभी और ऊपर जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें मॉनसून की मार भी जुड़ गई है। इसमें ये चीनी और प्याज सरकार को 35 रुपए किलो बेचना पड़ रहा है क्योंकि प्याज के दाम बढ़ा दिए। मुझे लगता है कि जो जमाखोर हैं, जो लोग काला बाजारी करते हैं, अपने यहाँ गोदाम के गोदाम भर लेते हैं, किसी भी संकट को भांप कर वो अपने यहाँ शेयर मार्केट की तरह उस सामान को बना देते हैं कि सस्ता खरीद के महंगा बेचेंगे। मुझे लग रहा है कि राज्य सरकार स्तर पे पूजा इनके ऊपर जो क्रैक डाउन होता है, जो इनको पकड़ धकड़ होती है, जहां इनके यहाँ से सामान निकालना होता है, इनके बोरे बाहर निकाल के उसको मार्केट में लाना होता है, उसमें कहीं कोताही मुझे नजर आ रही है। क्योंकि जिन लोगों ने चीनी को या प्याज को अगर अपने यहाँ जमाखोरी कर रखी है तो उनको बाहर निकलने में इतनी देर क्यों लग रही है? सरकार को 10 लाख टन चीनी बाहर से आयात करने के लिए एक स्कीम निकालनी पड़ी, बिना ड्यूटी के आप 31 अक्टूबर तक 10 लाख टन ला सकते हैं। पर इसकी नौबत आनी नहीं चाहिए थी। अगर इन जमाखोरों पर पकड़ और मजबूत हो जाती और इनको सामने लाया जाता, इनको सजा दी जाती, तो मुझे लग रहा है कि शायद हमें आयात ना करना पड़ता। कुछ गन्ने की फसल खराब भी हुई है और कुछ गन्ने की फसल कम भी हुई है। तो कुल मिला के हम देखें, आपने बड़ा अच्छा शुरू में आपके पैकेज ने बताया कि एक खाद्य संकट को हम इस समय पूरी दुनिया देख रही है और ये खाद्य संकट दुनिया को, जो देश ज्यादा खाना पैदा करते हैं वहां तो इतना संकट नहीं आएगा, पर आप उन देशों का सोचिए पूजा जहां पर फसल ना के बराबर होती है, जो पूरी तरह, जैसे हम तेल पर 88% निर्भर हैं, ऐसे ही बहुत सारे देश हैं पूजा जो कि खाने के लिए 88 से 90% बाहर के देशों पर निर्भर हैं। आज इनके यहाँ फसल नहीं होती, सोचिए उन देशों का क्या हाल होगा ऐसे में। तो मुझे लग रहा है ये विश्व इस समय एक आर्थिक मंदी, तो क्या विपक्ष ने जो बोला है, सर मैं एक लाइन में समझना चाहूंगी, विपक्ष ने जो लगातार आरोप लगा रहा है कि 27 जो है वो बहुत ही क्रूशियल ईयर होने वाला है, क्या आप इसको फैक्ट समझते हैं और इस पर आप अपनी मोहर लगाते हैं? देखिए, ये चले हमारा संपर्क टूट गया है। बहुत शुक्रिया शरद जी, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने अहम विचार अपने साझा किए। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करती हूं कि शरद कोहली जो तमाम बातें कह रहे थे वो किस तरीके से एक रियलिटी है, वो आप समझिए। आरबीआई ने भी चेतावनी जारी की है। आरबीआई के मुताबिक खाद्य कीमतों में महंगाई का जो दबाव है वो लगातार बढ़ रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये आरबीआई कह रहा है। और सीपीआई जिसका जिक्र यहां पर किया है शरद कोहली ने, उसका भी मैं जिक्र करूंगी। जुलाई में चावल और गेहूं की कीमतों में
लगातार बढ़ोतरी हुई है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके आसपास चीनी ही महंगी हो रही है, यानी कि मिठास कड़वी हो गई, तो नहीं, चावल और गेहूं भी महंगा हुआ है। मुख्य दालों की बात की जाए और खाद्य तेलों की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी लगातार इजाफा देखने को मिला है। इसी वजह से लगातार बात की जा रही है कि कुछ ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कीजिए। आईएमडी ने अगस्त सितंबर में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जताया। ये महंगाई की चेतावनी में महंगाई की वजहों में आरबीआई ने स्पष्ट किया है, कम बारिश का भी जिक्र किया है, कृषि उत्पादन का जिक्र किया है और इस वजह से खाद्य महंगाई का खतरा बढ़ाया है, अब बताया है, माफ कीजिएगा, आरबीआई ने। कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, भू राजनीतिक तनाव, भू राजनीतिक आपको क्या समझना है, जियो पॉलिटिक्स जिस तरीके की चल रही है, यहां पर वैश्विक राजनीति का जिक्र हो रहा है कि किस तरीके से तमाम चीजें बढ़ रही हैं। और सीपीआई का जिक्र शरद कोहली ने किया है, आपके जहन में होना चाहिए सीपीआई की वजह, जो उसमें आकलन दिखाया गया है, यानी कि जो महंगाई की दर है वो चिंताजनक है और आगे बढ़ने वाली है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगी, कुछ तस्वीरें जो आपके लिए समझनी जाननी जरूरी है। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र और वीरभूम पश्चिम बंगाल की, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहां पर इन तस्वीरों में आपको शरद कोहली ने जो तथ्य सामने रखे, साथ में प्राइम न्यूज जो तथ्य सामने रख रहा है कि किस तरीके से चीनी को लेकर के स्टॉकिंग हो रही है, ब्लैक स्टॉकिंग हो रही है, उसको रोकने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन क्या ये कोशिश ग्राउंड पर उतनी ज्यादा ताकतवर है, ये अपने आप में अब सवाल उठने लगा है। ग्राफिक्स अब चेंज कीजिएगा। चीनी की वजह से महंगाई की मार जिस तरीके से देखने को मिली है वो अब मैं आपको समझाती हूं। आपने तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों के पीछे का रीजन समझिए। पिछले 2 महीनों में चीनी की जो खुदरा कीमत है उसमें 40% का इजाफा हो गया, यानी कि चीनी लगातार 2 महीनों में बहुत तेजी से प्राइस इंक्रीज हुए हैं, प्राइस बढ़े हैं। और यही ब्लैक मार्केटिंग या यूं कहें कि काला बाजारी का एक मेन रीजन बन गया है। शरद कोहली ने भी कहा कि भाप लेते हैं तमाम जो लोग हैं और फिर उसके बाद उसकी जमाखोरी करते हैं। सरकारी कदमों के बाद में हालांकि जो कीमत है ये घट करके 58 रुपए जरूर आई, लेकिन ये क्या पर्याप्त है? जब चीनी 45 रुपए में मिल रही थी तो 60 रुपए आम आदमी के लिए, यानी कि ये मान लीजिए कि अब आपको फीकी चाय पीने की आदत डालनी पड़ेगी और मिठाई से थोड़ी सी दूरी बना लीजिए और एक मिश्री की डली डाल करके ही आपने मुंह में आप त्योहार मनाने के लिए सोचिए। फूड कंपनियां बढ़ी हैं और उनकी जो लागत है उन्होंने लागत बढ़ा दी है और जो स्टॉक है यानी वहां से आप जो स्टॉक उठाएंगे उसको भी लिमिटेड कर दिया है। 8 लाख टन चीनी के निर्यात ने घरेलू सप्लाई पर दबाव बढ़ाया है। हमने निर्यात किया और अब हम 10 लाख मीट्रिक टन आयात कर रहे हैं। ये तकलीफें बढ़ाने वाली हैं, माफ कीजिएगा, ये तकलीफें जो हैं वो चिंता बढ़ाने वाली हैं आपकी, त्योहारों की भी, क्योंकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत त्योहारों का देश है और त्योहार बिना मिठाई के तो नहीं बनते हैं और त्योहार की जो खुशियां हैं, जो रौनक है वो बिना भोजन के नजर नहीं आती है। लेकिन आपकी थाली पर ये जो ग्लोबल संकट है, अब आप विचार कीजिए, सरकारों को क्या पहले से अंदाजा नहीं था कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं उस पर हमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने चाहिए? और अगर अंदाजा था तो क्यों कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई जिसमें आपकी जेब, आपकी थाली और समाज सब पर एक साथ प्रभाव पड़ रहा है? अब जाते जाते मैं एक याद आपके साथ साझा करती हूं। मुझे नहीं पता मैं कितनी मेरी उम्र थी, लेकिन सियासत का जो सबसे पहला इम्पैक्ट था मेरे जहन में वो ये था, खड़ी थी कहीं पर और कोई कह रहा था कि प्याज ने सरकार गिरा दी। तो सोचिए, देश में जो कमोडिटीज हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं कि सरकारों को बनाने और बिगाड़ने का भी मादा रखती हैं। प्याज रुला भी सकती है, विदाई भी करवा सकती है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पर खबरों का सफर लगातार जारी है।